हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने नमक यात्रा तक पढ़ लिया था। आज हम आगे देखेंगे। जो हमारा पॉइंट है संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरी, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समाजवादी कार्यकर्त्री कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी। और तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तो इन कारणों से जो है नमक यात्रा और गांधी जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवरेज मिलती है, बहुत उल्लेखनीय ये हो जाता है। पहले इसको अंग्रेज हल्के में लेते हैं, लेकिन बाद में जब इसकी व्यापकता देखते हैं अंग्रेज, तब वो लोग बहुत डर जाते हैं। और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू कर दिया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया। यहाँ पे हम इसकी डेट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये गोलमेज सम्मेलन की। 1930 और 31 में ये होते हैं गोलमेज सम्मेलन, जिसमें पहला नवंबर 1930 में होता है, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं होते, यानी पहला कुछ खास नहीं होता है और इसी कारण ये बैठक निरर्थक साबित होती है। जनवरी 1931 इसमें दूसरा गोलमेज होता है और गांधी जी को जेल से रिहा किया गया था इसी समय। तो अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठकें होती है, वायसराय जो इरविन होता है, और इन्हीं बैठकों को हम लोग क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौते कहते हैं। इस पर सहमति बनती है और उनकी शर्तों में सविनय अवज्ञा को वापस लेना होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी इरविन समझौते के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। सबसे पहला कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये करते हैं, ये इसको वापस लेना होता है। दूसरा, जितने भी आंदोलन के कैदी हैं उनको रिहाई देना और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति दे देना। यानी जितने भी नमक उत्पादन और आंदोलन से संबंधित बातें थी, ये इस समझौते के अंदर मंजूर कर ली जाती है और गांधी जी को गोलमेज में जाना भी यहाँ पे इस समझौते में शामिल होता है। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। यानी ये कुछ स्वतंत्रताएं तो उन्होंने ले ली, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रताएं कुछ बड़ी ऐसी कारण थे जो वो गांधी जी हासिल नहीं कर पाए और गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। यानी केवल आश्वासन ही यहाँ पे मिला था, कुछ खास इसका मतलब निकलता नहीं है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित होता है। जनवरी 1931 के अंदर यहाँ पे ये सम्मेलन गोलमेज नहीं, यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होता है और दिसंबर यानी लास्ट 1931 दिसंबर में हमारा दूसरा, नवंबर 1930 में पहला आयोजन होता है गोलमेज सम्मेलन का और दूसरा हमारा जो आयोजन है वो दिसंबर 1931 के अंदर लंदन में आयोजित होता है। और उनमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और इसमें कांग्रेस और गांधी जी का दूसरा गोलमेज के अंदर पार्ट यहाँ पे होता है। और गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है और इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। यानी गांधी जी जो कह रहे थे कि जो उनकी कांग्रेस पार्टी है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन गांधी जी के इस दावे को ठुकरा दिया गया, चुनौती दी गई 3 पार्टियों द्वारा। पहले तो मुस्लिम लीग, जिसने ये कहा कि वो तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है, और दूसरा राजा रजवाड़े जो थे उनका दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है, यानी जो राजा रजवाड़े उन पर कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती तेज तरार वकील और विचारक बी आर अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस की जो पार्टी है वो निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यानी ये तीनों जो है गांधी जी की इस बात का खंडन करते हैं और लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। यानी पहला भी निरर्थक रहा और दूसरा भी निरर्थक रहा, क्योंकि इसके अंदर अम्बेडकर और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और राजा रजवाड़े, इन सब लोगों ने कांग्रेस का यहाँ पे बहिष्कार कर दिया था। इस वजह से इसका भी कुछ हल निकलता नहीं है। और भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा फिर से चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें इस समझौते से, इस सम्मेलन से कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो जो समझौते के अंदर शर्त थी कि ये आंदोलन वापस लेंगे, वो फिर से शुरू हो गया।
और नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी। और यहाँ पे हम इरविन और विलिंगटन दो के साथ गांधी जी के संबंधों को देखते हैं। और अपनी बहन को लिखे हुए एक निजी खत में विलिंगटन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वो जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन यह सच तो यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। और ये कोटेशन भी हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। और ये किसने कहा था? ये विलिंगटन ने कहा था। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया हुआ है दूसरे गोलमेज सम्मेलन का, जो नवंबर 1931 के अंदर होता है। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। यानी यहाँ पे अंबेडकर मुद्दा उठाते हैं पृथक निर्वाचिका का निम्न जातियों के लिए, लेकिन गांधी जी उनका विरोध कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उनको पृथक कर दिया गया तो वो हिंदुओं से हमेशा के लिए पृथक हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वार्ता का कोई हल नहीं होता है और बहस छिड़ जाती है। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का हमें चित्र दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट जो रह गया था पृथक निर्वाचिका के बारे में, क्या समस्या इस सम्मेलन के अंदर पैदा होती है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहे? पृथक निर्वाचिका के उनके प्रति कलंक का ये भाव और मजबूत हो जाएगा और ज़रूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए। और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर ले तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। और जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। कहीं ना कहीं गांधी जी का कहना भी सही था। फिर अगला जो हमारा स्रोत है, पृथक निर्वाचिका पर अंबेडकर के क्या विचार थे। और गांधी जी और अंबेडकर के विचार जो है वो एक दूसरे से विपरीत थे। इसी वजह से फिर इनकी वार्ता होती है और पुनः पैक्ट होता है। दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में फिर अंबेडकर ने लिखा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की बजाय कोडियों की तरह देखता है जिनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप से ये ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह से आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिससे दमित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर न मिल सके। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। यानी कहीं ना कहीं ये चाहते थे अम्बेडकर कि उन्हें समुदाय के रूप में संगठित कर दिया जाए, अलग से उनका समुदाय बना दिया जाए और उन्हें राजनीतिक हिस्सा अलग से दे दिया जाए। यानी उनका हिस्सा उन्हें अलग ही के वहीं पे आप अपनी जो है हिस्सेदारी राजनीति आप अपने समूह में खुद करो और हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं रहे और पूरे पृथक कर दिया जाए उन्हें। तो बाबा अम्बेडकर साहेब और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये इनकी जो स्पीच है राइटिंग्स एंड स्पीच से लिया गया है। और यहाँ पे हम अब आगे देखते हैं कि विलिंगटन के ये बोलने के बाद फिर आगे क्या होता है कि बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया और 2 साल बाद सीमित एकाधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली। यानी 1935 में जो एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें यहाँ पे प्रतिनिधि रूप में शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया जाता है और 1937 में जब प्रथम चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिलती है और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस
के प्रधानमंत्री सत्ता में आ जाते हैं जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे और तदनुरूप उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। अब युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। यानी युद्ध समाप्त हो गया और अब जो है जो कांग्रेस है वो सभी के ऊपर दबाव डालने लगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करो, ताकि अंग्रेजों को पता चले कि ये लोग सिर्फ इतनी सी सीटों से खुश नहीं है, इन्हें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की प्रस्ताव पेश करते हैं और अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो जाता है। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था, अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच का संघर्ष हो गया था। और इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसीलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। और 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। यानी क्रिप्स मिशन बना के वो भेजते हैं और क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में भी नियुक्त करना चाहिए। और इसी बात पर वार्ता टूट जाती है। यानी यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है और उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता है, वो चर्चिल होता है। ये समझौता करने के लिए आते हैं गांधी और कांग्रेस के साथ और वार्ता इसीलिए खारिज हो जाती है क्योंकि भारत ने जो है यहाँ पे ये शर्त रखी कि अपनी जो भारतीय रक्षा कार्यकारी परिषद है उसके रक्षा सदस्य के रूप में किसी न किसी एक भारतीय को भी चुना जाए, यानी सारे के सारे अंग्रेज ना हो। और ये बात उन्होंने नहीं मानी। यहाँ पे हमें स्टैफर्ड क्रिप्स और गांधी जी की चित्र यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी, ये मार्च 1942 का है जब ये भारत आते हैं। महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वारसाई लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। 13 अक्टूबर 1939 का ये चित्र है। इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई थी और जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने भी इस्तीफा दे दिया था। ये देखिए यहाँ पे ये लोग चर्चा के लिए जाते हुए चित्र में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन का रहेगा, जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन के आने के बाद यहाँ पे शुरू होता है। क्योंकि क्रिप्स मिशन से जब इनको कुछ बड़ा हासिल नहीं होता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि क्रिप्स मिशन की जब विफलता हो जाती है तब फिर से गांधी जी एक तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं और वो होता है भारत छोड़ो आंदोलन और इसका बहुत अधिक प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो फाइनली ये जो हमारा लास्ट आंदोलन और इसके बाद किस तरह से स्वतंत्रता की प्राप्ति यहाँ पे भारत को होती है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।